Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam Biology. Dear students, today I am going to teach you difference between chemical coordination and nervous coordination. Dear students, चैप्टर नंबर 17 में हमने ऑलरेडी नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में भी पढ़ रखा है एंड एज वेल एज केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में भी पढ़ रखा है। तो आज हम इनका बेसिक जो डिफरेंस है उनके बारे में एंड एज वेल एज सिमिलैरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? तो नर्वस कोऑर्डिनेशन को बेसिकली कंट्रोल करता है आपके पास नर्वस सिस्टम, और ये किसकी हेल्प से हो रहा होता है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स के थ्रू इसको क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। एंड एज वेल एज कोऑर्डिनेशन में यही जो एक चीज़ है इलेक्ट्रिकल वेव है जो ये हेल्प करती है। एंड एज वेल एज आपके पास केमिकल कोऑर्डिनेशन बेसिकली कौन सी चीज़ कंट्रोल कर रहे होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्लैंड्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपके पास सेल्स हो सकते हैं, या फिर अगर आप बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, तो उसके अंदर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं। तो ये सेल्स एंड एज वेल एज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा? वो चीज़ है आपके पास केमिकल मैसेंजर, दैट इज हार्मोन, जिसको आप क्या नाम देते हैं? हार्मोन का नाम देते हैं। उसके बाद देखते हैं हम कि इसकी वर्किंग यूनिट कौन सी चीज़ है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास वर्किंग यूनिट क्या हैं? न्यूरॉन्स हैं। तो न्यूरॉन्स जो हैं वो आपके पास तीन तरह के हैं। कौन कौन से? दैट इज़ द सेंसरी न्यूरॉन एंड एज वेल एज इंटर न्यूरॉन एंड एज वेल एज आपके पास डियर स्टूडेंट्स इंटर और रिले न्यूरॉन एंड एज वेल एज मोटर न्यूरॉन। यहाँ पर ये तीन तरह के न्यूरॉन जो हैं वो इसके वर्किंग यूनिट्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इस तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर आपके पास या तो सेल्स होंगे, या फिर डियर स्टूडेंट्स टिश्यूज़ होंगे, या फिर आप ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, या फिर आप न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का नाम लेंगे, जो क्या करेंगे? स्पेसिफिक केमिकल्स को सिक्रीट करेंगे, जिनका काम क्या होता है? कोऑर्डिनेशन में हेल्प करवाना। उसके साथ साथ आपके पास आते हैं साइट ऑफ एक्शन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने साइनेप्स के अंदर पढ़ा था, दिस इज द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, वो आके पोस्ट साइनेप्टिक में रिसेप्टर्स के ऊपर आके अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जो साइट है वो कितनी है? माइक्रोस्कोपिक गैप है। तो आपके पास जो नर्वस कोऑर्डिनेशन में केमिकल्स को सिक्रीट किया जाता है या नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट किया जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तो वहाँ पर एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप होता है डियर स्टूडेंट्स। आप कह सकते हैं वेरी 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 शॉर्ट डिस्टेंस, बट इन द केस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन इनको प्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में किसी जगह पर, और उसको फिर ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है डियर स्टूडेंट्स टारगेट एरिया पे। तो आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी में ये जो हार्मोन्स हैं, ये केमिकल्स जो हैं, ये ब्लड के ज़रिए क्या कर रहे होते हैं? ट्रैवल कर रहे हैं। तो साइट ऑफ एक्शन आपके पास क्या है? इसके केस में पूरी बॉडी है, इसके केस में डियर स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोपिक गैप है, जिसको हमने साइनेप्स का नाम दिया था। इसमें एग्जांपल आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स की आती है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, दैट इज़ द एसिटाइलकोलिन एंड एज वेल एज एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, ग्लूटामेट। ये सारे क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो एक न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन जो है वो फॉर एग्जांपल ब्रेन के अंदर हो रही है। अगर आप TSH की बात करते हैं, या फिर डियर स्टूडेंट्स आप ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन की बात करते हैं, तो इसको फिर किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू भेजा जाता है टारगेट सेल में। अगर आप TSH की बात करते हैं तो थायराइड ग्लैंड में, जो कि नेक के पास प्रेजेंट है। अगर आप ADH की बात करते हैं तो ADH कहाँ पर आएगा डियर स्टूडेंट्स? नेफ्रॉन में, यानी कि किडनी के अंदर।
और यहाँ पर ये क्या कराता है, होम्योस्टेसिस में हेल्प कराता है कि अगर वाटर की शॉर्टेज हो गई है तो डियर स्टूडेंट्स ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ नंबर ऑफ टारगेट सेल्स, यहाँ पर आपके पास अगर बात करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में तो लिमिटेड सेल्स होंगे, उतने ही सेल्स होंगे जो इस न्यूरॉन के साथ जुड़े हुए होंगे। फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन पीछे से आ रहा है और ये उसकी नर्व एंडिंग्स हैं, सपोज इतनी हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इसके साथ आगे ये न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं, तो लिमिटेड सेल्स हैं, मतलब 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, लिमिटेड सेल्स हैं यहाँ पर। तो इसके जो टारगेट सेल्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, थोड़े से होंगे। बट इन द केस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन टारगेट सेल्स जो हैं, टारगेट सेल्स आपके पास होल बॉडी के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रोथ हार्मोन है, उसने क्या करवाना है, पूरी बॉडी की ग्रोथ करवानी है, जो बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट है उनकी ग्रोथ करवानी है। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये पूरी बॉडी के ऊपर भी एक्ट करते हैं, एवरी सेल तक जाते हैं और हर सेल में से गुजर कर जाना होता है, तो ये पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं लाइफ ऑफ केमिकल प्रोड्यूस बाय द नर्वस सिस्टम, यानी कि हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो ये वेरी शॉर्ट लिव्ड होते हैं। कौन होते हैं डियर स्टूडेंट्स, न्यूरोट्रांसमीटर। हम न्यूरोट्रांसमीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूरो इट्स मीन न्यूरॉन्स में जो नर्व इम्पल्स है उसको ट्रांसमिट करवाना होता है इन्होंने, और उसके लिए ये शॉर्ट टाइम के लिए केमिकल्स को जो यूज़ करते हैं। अब ये केमिकल्स मैंने आपको बताया है, एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन एंड समथिंग लाइक दिस। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये वेरी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इसको दोबारा से रिसाइकल किया जाता है उसी टाइम। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनका जो इफेक्ट है डियर स्टूडेंट्स ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक ग्रोथ हार्मोन जो है आपके पास ये शॉर्ट लिव्ड नहीं है, जैसा कि टेस्टोस्टेरोन है ये शॉर्ट लिव्ड नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये बॉडी के अंदर रहेगा और सेकेंडरी सेक्स करैक्टर जो होते हैं मेल के उनको डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो ये शॉर्ट लिव्ड नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म चलते हैं आपके पास। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, तो इसमें इमीडिएट होगा। अब इमीडिएट कैसे है, क्योंकि नर्व इंपल्स आपको पता है कि 100 मीटर पर सेकेंड से लेकर 120 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है वो मूव करती है। तो फॉर एग्जांपल फ़ौरन से कोई मेरी तरफ चीज़ आए तो मैं फ़ौरन से अपनी आंखें ब्लिंक करूंगा और अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करूंगा। बट इन द केस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन ये इफ़ेक्ट इमीडिएट भी हो सकता है। अब ये इमीडिएट इफेक्ट किस केस में हो सकता है, फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल अगर ज़्यादा हो गया है तो फ़ौरन से इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा, आपके पास इंसुलिन जो है वो सिक्रीट होगी और ग्लूकोज के लेवल को क्या कर दिया जाएगा, मिनिमाइज कर दिया जाएगा। और इसका इफेक्ट प्रोलॉन्ग्ड कैसे हो सकता है, इसमें इमीडिएट इफेक्ट भी है और प्रोलॉन्ग्ड भी है। प्रोलॉन्ग्ड में हम बात करते हैं दोबारा से फिर, दैट इज़ द ग्रोथ हार्मोन। इस हार्मोन ने क्या करवाना होता है, बॉडी में ग्रोथ करवानी होती है। और इसी तरह से हमारे पास सेक्स हार्मोन भी आ सकते हैं जिनका इफेक्ट जो है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये तो थी हमारे पास बेसिक डिफरेंसेस जो कि थे आपके पास केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड एज वेल एज नर्वस कोऑर्डिनेशन में। अब हम इनकी सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ में हमारे पास क्या हैं, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, दोनों जो हैं वो बाहिमी ताल्लुक बॉडी में कायम करने में हेल्प करती हैं, राब्ता कायम करने में हेल्प करती हैं। अगर बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको फेस करने में हेल्प करेंगे, अगर बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन है तो उससे निकालने में हेल्प करते हैं, बोथ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड एज वेल एज नर्वस कोऑर्डिनेशन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स बोथ शो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये कि हमारी बॉडी जो है या लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये करैक्टर है कि वो आपके पास स्पेसिफिक स्टिमुलस को अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो है वो देते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये लाइफ के करैक्टर में से एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लाइफ जो है बेसिकली वो क्या करती है, रिस्पॉन्स देती है टूवर्ड द स्टिमुलाई। जब भी अप्रोप्रिएट स्टिमुलाई होगा उसके अगेंस्ट क्या किया जाएगा, रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो रिस्पॉन्स होता है विद द हेल्प ऑफ
केमिकल्स दिया जाता है। लेकिन अगर आप नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो इसमें आप रिस्पॉन्स देते हैं विद द हेल्प ऑफ डियर स्टूडेंट्स नर्व इम्पल्स, मतलब वो हेल्प कर रही होती है रिस्पॉन्स को जनरेट करवाने में। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स बोथ हेल्प इन होम्योस्टेसिस, यानी कि बॉडी के जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उनको कंट्रोल करने में हेल्प करती है फ्रॉम द हार्मफुल फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो होम्योस्टेसिस में भी ये दोनों अपना अहम रोल प्ले कर रही होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। कल इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज़ द बिहेवियर। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।